नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज एक नए वीडियो में आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं कि किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन ईएमआरएस के लिए मजबूत करनी है। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लगातार प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जिससे कि मैं नए नए कंटेंट आपको दूं और जो आपको इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए सफिशिएंट हो। दोस्तों, वैसे मेरा परिचय आप जानते ही होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि मैंने ईएमआरएस का टायर 1 टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो दोनों से एक अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है। और इसके साथ साथ मैं एलटी ग्रेड बायो का जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी मैंने अभी अपना प्री क्लियर कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक लंबा अनुभव है टीचिंग का, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे कि मैं अपना पूरा अनुभव आपको दे रहा हूँ, जिससे आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए और सिलेक्शन की रास्ते पे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है सबके लिए है, चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आप किसी भी हॉस्टल वार्डन हो, या कोई भी जैसे एग्ज़ाम का हो। आप जिसमें भी रिटन एग्ज़ाम आपको देना है ईएमआरएस में, सब में आपको हेल्प मिलेगा। इवन केवीएस के साथ साथ किसी भी कम्पिटिटिव जो टीचिंग एग्ज़ाम है जहाँ पे मेंस आपको देना है, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, देखिए क्या है कि अभी आप जैसा आप देख पा रहे होंगे, मार्केट में जितने भी बड़े टीचर हैं या जो भी कोचिंग चला रहे हैं, वो नो डाउट अपने कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं कि आप मेरी कोचिंग का बैच ले लो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कोचिंग ख़राब नहीं है, कोई टीचर ख़राब नहीं है, लेकिन हम मेरी या आपकी समझदारी किस में है। आपकी समझदारी ये नहीं है कि आप किसी का कोचिंग लिए हुए हैं या किसी का नोट्स जो बना के दिया आप उसको पढ़ रहे हैं। इससे तो आप बचे हुए 15 से 20 दिन में अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं। और अगर कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट करा रहा है तो ये समझ लें कि वो उसको रिटेन आप नहीं कर पाओगे। तो आपके मन में आएगा कि सर, मेरे पास क्या तरीका है कि जिससे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ, और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। मैं आज दोनों पे बात करूँगा। मैंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा मैंने मेहनत किया है, और तब जा कर के हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे। मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष ये निकला है कि जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या किसी भी पीजीटी या जो भी ईएमआरएस में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सबसे पहले आपके टेबल पर होना चाहिए। फर्स्ट काम क्या है कि सिलेबस को आप प्रिंट आउट करा के अपने टेबल पे रख लो। ठीक है, आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको दो प्रकार की सीट्स यूज़ करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार की सीट्स यूज़ करनी है। पहला सीट्स ये है, जो उसमें वाइट बैकग्राउंड वाला जो सीट्स होता है, इसको आपको यूज़ करना है। कहीं कहीं पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो ईएमआरएस है, ये आपको लाइन वाली सीट आती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये इस प्रकार के जो कॉपी हैं, ऐसी कॉपी पर आपको लिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, एक तो प्लेन कागज़ पे और एक लाइनिंग वाले कागज़ पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइट, कोशिश करिए कि अभी आप सिर्फ दो ही प्रकार के पेन का यूज करिए लिखने के लिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। रेड, वाइट या किसी और कलर के पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि दो ही प्रकार के जो पेन होते हैं यही हम मेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। नंबर एक काम क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। ठीक है, नंबर दो काम पे क्या करोगे आप, प्रिंट आउट के बाद आप जो है, आप अपने जो सब्जेक्ट है या जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपने जिस भी आपने पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये है आपका एनसीईआरटी, जैसे मेरे पास है क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक मिल जाएं, या मिल भी जाएंगे तो उतने से आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। बहुत ध्यान से बात समझना। नंबर एक बात क्या है कि नो डाउट एनसीईआरटी ही सिलेबस है, लेकिन सिलेबस के अंदर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, कहीं कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा है।
क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के बाद कुछ उसके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बात समझनी पड़ेगी। नंबर 1 आपने काम क्या कर लिया कि एक अपने सब्जेक्ट का प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया। नंबर 2 काम क्या करोगे, एक वाइट पेज वाली ऐसी कॉपी आपको लेनी है और एक इस प्रकार की कॉपी लेनी है। इन दोनों पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। 15 क्वेश्चन आपको लिखना है 3 घंटे में, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको बाकायदा टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी पड़ेगी। आपके मन में आएगा कि सर अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या करें, इस 15 से 18 दिन के अंदर हम क्या करें जिससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं इतना कहूँगा कि देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले अच्छे से पढ़ाई करी होगी तब तो आप 15 से 18 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज़ इतना इजी नहीं होगा। फिर भी आप क्या करो, जैसे मान लो कोई चैप्टर है, हम एक चैप्टर का नाम, जो कि हम बायो बैकग्राउंड से, तो हम एक चैप्टर का नाम लेते हैं। मान लेते हैं उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में आप जाओगे तो एनसीईआरटी में प्रॉपर ही चैप्टर है, लेकिन उसमें कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरी बात समझो। एनसीईआरटी आपको मस्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको अपने पास रखनी है। जैसे अगर आप पीजीटी में हो तो 11th-12th की देख सकते हो, टीजीटी में हो तो भी 9th-10th की एनसीईआरटी देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 9th, 10th, 11th, 12th बीएससी एमएससी देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है अगर इस 15 से 18 दिन के लिए, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी तो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जो आपके पास हो तो बेस्ट है। एनसीईआरटी आप फिजिकल फॉर्म में रख लो अपने पास। जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, उसको आपने पहले एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लिया। ठीक है, अगर खुद से समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी टीचर का ऑनलाइन जा कर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हज़ारों वीडियोस पढ़ें। उसके जो 1 शॉर्ट वीडियो होते हैं, जो कि 1 घंटे या 45 मिनट या 2 घंटे में कंप्लीट होते हैं, उसको आप देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी से आपने उस चैप्टर को पढ़ा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसका आप एक वीडियो जा कर के प्रॉपर देख लो। राइट, सेकंड काम क्या करना है, अब जो टॉपिक उसमें दिया है, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे उसको सर्च करना है और टॉपिक सर्च करने के बाद लास्ट में आपको एआई लिख देना है। जैसे मान लो मैं एक टॉपिक है वायरस, तो वायरस के बाद आप एआई लिख देना, या आप चैट जीपीटी में सर्च करोगे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, आपको एक टॉपिक जैसा चीज़ें निकाल के बाहर दे देगा। ठीक है, एक टॉपिक आपको बाहर वायरस के बारे में जितनी भी डिटेल्स उसके पास हैं वो आपको दे देगा। आप क्या करो, उसको भी रीड करो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है या कम लग रहे हैं आपको, उसको उठा के एनसीईआरटी में मेंशन कर दो। मैं बहुत आपको सॉल्ट और क्रिस्प चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप इजीली कर सकते हो और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या करना है आपको, नंबर 1 मैंने बताया अभी तक सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम को दे रहे हो उसका सिलेबस अपने पास डाउनलोड करके रखो। एक आपको वाइट पेज वाली कॉपी और एक आपको लाइनिंग वाली कॉपी अपने पास रखनी है। 2 पेन रखना है, एक ब्लैक और ब्लू पेन। ध्यान रखना वही पेन लेना जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जेल से लिख रहे हो और वहाँ जाके आप डॉट पेन से लिखना शुरू करो, ऐसा मत करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। बुक क्या परचेज़ करनी है, एनसीईआरटी। इसके अलावा कोई बुक आप परचेज़ मत करना, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में बहुत पीछे हो जाओगे। एनसीईआरटी परचेज़ करनी है, एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद सिलेबस में जाके देखना है कि कोई अदर टॉपिक तो नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे पढ़ोगे उसको, गूगल पे सर्च करोगे एआई डाल के या चैट जीपीटी में सर्च करना और वहाँ से जो कंटेंट को पढ़ना। और अगर लगता है कि यार एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है या शॉर्ट में दिया हुआ है, उस पॉइंट को उसमें ऐड ऑन कर लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी आप एक बात समझो, एक बात देखना आप कि आपके मन में आएगा कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि 40 क्वेश्चन MCQs आना है तो कहाँ से प्रैक्टिस करें। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स जो मैंने निकाला है वो आपको गूगल पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की बुक्स मिल जाएगी, जो कि एनसीईआरटी ने ही बनाई है। उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको, अगर उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको भी आप कर सकते हो। राइट, तो पहली बुक आपने क्या खरीदी है, एनसीईआरटी। दूसरी क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसी के MCQ आपको सॉल्व करके जाना है।
गारंटी से मान लो कि आपको वही MCQs ही मिलेंगे। आपको कोई भी अदर बुक MTG CTG कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं लेना है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। अब बात ये है कि सर जो 60 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 15 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इनके लिए क्या करोगे दोस्तों, आपको डेली जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, NCERT के उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। उस पर आपको दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में शायद कम ही पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कैसे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई दिस हैपन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन मिला तो नो डाउट आप कर लोगे, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन भी ट्रिकी आ गया तो यहीं पर सारा गेम आपका बदल जाएगा। जो स्टूडेंट थिंकिंग करने वाले हैं वो एज ले लेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत रिसर्च करके ये पॉइंट्स बनाए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत मेहनत से मैं समय निकाल करके इस वीडियोज़ को बना रहा हूँ, तो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस चीज़ को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको कोई नया टॉपिक ले आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।